दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको शांभवी यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानी सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं हूं शांभवी। आज आपको सुनाते हैं डेनमार्क की लोक कथा। दुनिया के किसी भी देश की लोक कथा सुने, वह हमारे अपने देश जैसी ही लगती है। किसी राजा की कहानी, किसी किसान की कहानी या फिर किसी राजकुमार की कहानी और एक राजकुमारी की कहानी। आज आपको सुनाते हैं डेनमार्क की लोक कथा। यह 11 राजकुमारों और एक राजकुमारी की कहानी है। यह सभी भाई बहन थे। एक दिन राजा नई रानी ले आए। वह रानी इन बच्चों का जरा भी ख्याल नहीं करती थी, जबकि सभी बच्चे बहुत प्यारे और सुंदर थे। एलिसा तो बहुत ही खूबसूरत थी। वह किसी संत जैसी ही सच्ची और भोली थी। एक दिन ऐसा हुआ कि रानी ने राजकुमारी एलिसा को बहाना बनाकर दूर एक गांव में किसानों के बीच रहने के लिए भेज दिया। एलिसा किसानों के बीच रहने लगी। वहां उसके पास ना तो कोई खिलौना था और ना ही कोई दोस्त, लेकिन फिर भी वह वहां खुश रहने की कोशिश करती रही। इसके बाद एक दिन रानी ने 11 राजकुमारों को बुलाया और उन्हें जादू से हंस बना दिया। सभी 11 हंस महल से दूर उड़ चले। उन हंसों के सर पर ताज था। हंसों ने अपनी बहन एलिसा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें नहीं मिली। इसके बाद वह बादलों के साथ उड़ते हुए दूर एक जंगल के बीच बने एक सुंदर से तालाब में रहने लगे। वक्त गुजरने के साथ ही एलिसा बड़ी होती गई। रानी ने उसे 15 साल के होने तक के लिए गांव में किसानों के बीच रहने के लिए भेजा था। फिर एक दिन एलिसा 15 साल की हो गई और उसके महल में वापस आने का दिन आ गया। नई रानी उसे देखकर चौंक सी गई, क्योंकि एलिसा बहुत सुंदर और भोली थी। नई रानी ने तय किया कि वह जादू से उसे सुस्त और बुरी लड़की बना देगी। क्या नई रानी राजकुमारी एलिसा पर अपना जादू चला सकी?
आगे क्या होता है इस लोक कथा में, यह हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। सैकड़ों साल पहले डेनमार्क में एक राजा रहता था। राजा के 11 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम एलिसा था। भाई बहनों में आपस में बहुत प्यार था। वह सभी पढ़ते थे और फिर साथ खेलते थे। सभी 11 बेटे अपने सीने पर सोने का एक तारा लगाकर स्कूल जाते थे। वह वहां सोने की स्लेट पर हीरे की कलम से लिखते थे। सभी बच्चे बहुत सुंदर और मेहनती थे। उन्हें अपनी बुक के लेसन ऐसे याद थे जैसे वह किताब देखकर पढ़ रही हो। बच्चों से उनके पिता राजा बहुत खुश रहते थे। एलिसा भी बहुत सुंदर थी। वह एक बड़े से शीशे के सामने
स्टूल पर बैठकर पढ़ती थी। उसके पास तस्वीरों वाली एक बहुत ही खूबसूरत किताब थी। वह किताब बहुत नायाब थी। उसकी कीमत राजा के आधे देश के बराबर थी। एलिसा को अपनी यह किताब बहुत पसंद थी। वह उसे रोज ही पढ़ती थी। इसी तरह से सभी बच्चों की जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। एक दिन राजा ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि इन बच्चों की मां गुजर गई थी। नई रानी बच्चों का ख्याल ही नहीं रखती थी। बच्चे भी यह सब महसूस करने लगे थे, लेकिन वह खुश रहने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन महल में खूब बड़ी सी दावत हुई। बच्चे भी मेहमानों की खातिरदारी में लगे हुए थे। जब बच्चों के खाने की बारी आई तो नई रानी ने बच्चों को अच्छा खाना नहीं दिया। बच्चों को यह बात अच्छी नहीं लगी। एक हफ्ते बाद नई रानी ने बहाना बनाकर एलिसा को कुछ सालों के लिए एक गांव में किसानों के साथ रहने के लिए भेज दिया। राजा ने जब एलिसा के बारे में पूछा तो नई रानी ने उनसे बहाना बना दिया और एलिसा किसानों के बीच रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद नई रानी ने 11 राजकुमारों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, तुम लोग बड़ा पंछी बनकर उड़ जाओ और यहां से दूर चले जाओ और अपनी रोजी खुद ही कमाओ। सभी राजकुमार अचानक 11 सफेद हंसों में तब्दील हो गए। इसके बाद सभी हंस महल की बड़ी सी खिड़की से बाहर उड़ गए। अभी सुबह होने में कुछ देर बाकी थी। एलिसा अभी सोई हुई थी। हंस उसकी झोपड़ी पर उतर गए, जहां एलिसा सोई हुई थी। उन्होंने अपनी लंबी गर्दन को दाएं बाएं हर तरफ घुमाकर देखा। उन्होंने झोपड़ी की छत पर चोंच से आवाज की, अपने बड़े बड़े पंखों से भी आवाज की, लेकिन एलिसा उनकी आवाज नहीं सुन सकी और वह सोती रही। सभी 11 हंस वहां से उड़ गए और बादलों से ऊपर चले गए। उड़ते उड़ते वे सभी एक बड़े से घने जंगल में आ गए। यह जंगल दूर समुद्र तक फैला हुआ था। एलिसा सुबह उठी और हमेशा की तरह पेड़ के हरे पत्तों के साथ खेलने लगी, क्योंकि उसके पास खेलने के लिए कोई और चीज ही नहीं थी। एलिसा वहीं किसान की झोपड़ी में रहती और एक हरी पत्ती के साथ खेलती रहती, क्योंकि उसके पास खेलने के लिए कोई खिलौना ही नहीं था। वह पत्ते में छेद करके उसमें से सूरज की रोशनी को
जमीन पर पड़ते देखती। जब सूरज की किरणें पत्ते के छेद से होकर उसके गालों पर पड़ती तो उसे यूं लगता कि जैसे उसके भाई उसे प्यार कर रहे हो। राजा ने जब काफी दिन राजकुमारों को नहीं देखा तो उसने नई रानी से बच्चों के बारे में पूछा। रानी ने बात को टाल दिया। इसी तरह से राजा जब भी बच्चों के बारे में पूछता तो नई रानी कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देती। उधर एलिसा की झोपड़ी के चारों तरफ गुलाब के पौधे लगे हुए थे। उन पौधों में बहुत खूबसूरत गुलाब खिले हुए थे। एक दिन हवा चली तो सारे गुलाब के पौधे हिलने लगे। पत्तियों ने गुलाबों से फुसफुसाते हुए पूछा, तुमसे ज्यादा खूबसूरत और कौन हो सकता है? फूलों ने जवाब दिया, हम नहीं, एलिसा। एक इतवार की दोपहर किसान की पत्नी अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। हवा से किताब के पन्ने उड़ने लगे। हवा ने किताब से पूछा, तुमसे बड़ा संत और कौन हो सकता है? जवाब में किताब ने कहा, मैं नहीं, एलिसा। गुलाबों ने भी हां में हां मिलाते हुए हवा से कहा, यह किताब बिल्कुल सही कह रही है। धीरे धीरे एलिसा 15 साल की हो गई। अब उसे घर वापस जाना था। नई रानी ने देखा कि एलिसा तो बहुत ज्यादा सुंदर है। यह बात उसे पसंद नहीं आई। वह एलिसा को भी हंस में बदलना चाहती थी, लेकिन मुश्किल यह थी कि राजा बेटी एलिसा से मिलना चाहता था। नई रानी सुबह अपने संगमरमर के बने हमामा में नहाने के लिए गई। वह अपने साथ 3 मेंढक लेती हुई गई। उसने एक मेंढक से कहा, जब एलिसा नहाने आए तो तुम उसके सर पर बैठ जाना, ताकि वह तुम्हारे जैसी आलसी हो जाए। इसके बाद उसने दूसरे मेंढक से कहा, जब एलिसा नहाने के लिए आए तो तुम उसके माथे पर बैठ जाना, ताकि वह तुम्हारे जैसी बदसूरत बन जाए। इसके बाद नई रानी ने तीसरे मेंढक से कहा, तुम चुपके से उसके दिल की जगह पर बैठ जाना, ताकि उसके मन में हमेशा बुरी बुरी ख्वाहिशें पैदा हो। इसके बाद नई रानी ने तीनों मेंढक को बाथ टब के खुशबू भरे पानी में छोड़ दिया। पानी में जाते ही वह मेंढक पानी के ही जैसे हो गए। इसके बाद रानी ने एलिसा को बुलाया और उसे नहाने के लिए कहा। एलिसा नहाने के लिए जब बाथ टब में उतरी तो एक मेंढक उसके सर पर जाकर बैठ गया। दूसरा मेंढक माथे पर जाकर बैठ गया और तीसरा मेंढक उसके सीने पर जाकर बैठ गया। एलिसा को इन मेंढकों के बैठने के बारे में एकदम पता नहीं चला। एलिसा
कुछ देर बाद जब नहाकर बाथटब से निकली तो वहां पानी में 3 फूल तैर रहे थे। तीनों ही मेंढक एलिसा से छू जाने भर से फूलों में तब्दील हो गए थे। एलिसा संत जैसे सच्ची और भोली थी। यही वजह थी कि नई रानी के जादू का उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। जल्द ही नई रानी को मालूम चल गया कि उसके जादू का एलिसा पर जरा भी असर नहीं हुआ। वह एलिसा को लेकर अपने कमरे में गई और उसका मेकअप करने के बहाने उसके पूरे शरीर पर अखरोट का रंग मल दिया। इसकी वजह से उसका पूरा शरीर कत्थई रंग का हो गया। इसके साथ ही नई रानी ने एलिसा के चेहरे पर एक अजीब सी क्रीम लगा दी और उसके बाल संवारने के बजाय बिगाड़ दिए। वहां पर कोई आईना नहीं था, इसीलिए एलिसा खुद को देख नहीं सकी। लेकिन इन सब की वजह से एलिसा का रंग रूप बदल गया था। अब उसे कोई पहचान नहीं सकता था। नई रानी एलिसा को राजा के पास लेकर गई, लेकिन राजा उसे पहचान नहीं सका। उसने कहा, नहीं, यह मेरी बेटी तो नहीं है। यह सब देखकर एलिसा उदास हो गई और अपने भाइयों को याद करने लगी। वह महल से बाहर निकल आई और सारा दिन खेतों और मैदानों में घूमती टहलती रही। घूमते हुए वह काफी दूर एक जंगल में पहुंच गई। उसे इसका पता भी नहीं चला। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे कहां जाना चाहिए। वह सोचने लगी कि अगर उसके भाई उसके साथ होते तो वह उसे यहां से ले जाते, लेकिन उसे महल में उसके भाई कहीं भी नजर नहीं आए थे। उसने सोचा कि हो सकता है रानी मां ने उन्हें भी महल से निकाल दिया हो। एलिसा ने फैसला किया कि वह अपने भाइयों को ढूंढ कर ही मानेगी। यह सब कुछ सोचते सोचते सूरज डूब गया। वह जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन वह रास्ता भटक गई थी। धीरे धीरे रात घिर आई। उसने सोचा उसे रात इस जंगल में ही गुजारनी चाहिए। एक जगह पर उसे मुलायम सी घास होने का एहसास हुआ। एलिसा वहीं बैठ गई और रात की प्रार्थना करने लगी। इसके बाद वह उसी घास पर लेट गई। जंगल बहुत शांत था। धीरे धीरे हवा बह रही थी। आसपास ढेर सारे जुगनू उड़ रहे थे। रात के अंधेरे में उनकी रोशनी बहुत भली लग रही थी। उन जुगनुओं को देखते देखते एलिसा को कब नींद आ गई इस बात का उसे पता ही नहीं चला। आगे
क्या होता है एलिसा के साथ? क्या वो अपने भाइयों को ढूंढ पाती है? और क्या राजा एलिसा को पहचान पाएंगे? यह सब जानेंगे 11 गूज और एलिसा के अगले भाग में, क्योंकि अब आपके भी सोने का वक्त हो गया है। निंदिया रानी बहुत चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई है। वह हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही है। नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है। धीरे धीरे आप पर नींद की खुमारी छाती जा रही है। आपने अपनी दोनों आंखों को धीरे धीरे बंद कर लिया है और अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। शुभ रात्रि। दोस्तों, इस कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए आपके अपने प्यारे से ऐप नींद को इंस्टॉल करें।